आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं। हमारा सही उत्तर है हरिमोहन माथुर, करौली। हरिमोहन माथुर का संबंध बूंदी प्रजामंडल से, ना कि करौली से। बूंदी प्रजामंडल से जुड़े हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पंडित नैनाराम शर्मा ने भारत किसान आंदोलन के दौरान लाल बाग और बेगार का विरोध किया था। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन की अध्यक्षता में हुई थी। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन ऋषिदत्त मेहता ने किया। उसके अध्यक्ष हरिमोहन माथुर बनाए गए। 25 मार्च 1948 को बूंदी का राजस्थान संघ में विलय हो गया। अगला सवाल देखते हैं, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। चलिए हम भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1927 में महाराजा कृष्ण सिंह ने भरतपुर में उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी थी। उस वजह से 1928 में ब्रिटिश सरकार ने महाराजा को गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह डंकन मैकेंजी को शासन संबंधी अधिकार दी थी। डंकन मैकेंजी ने सारे नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। उस वजह से भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई 1928 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में किशनलाल जोशी के द्वारा। उसके अध्यक्ष भी कौन थे? गोपीलाल यादव। ब्रज प्रतिनिधि सभा 22 सितंबर 1942 को बनाई गई। भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति: ठाकुर देशराज, यवती शरण उपाध्याय, मास्टर रतीन्द्रनाथ, सरस्वती बोरा, ब्रजरानी एवं राम रानी। हमारा अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन के अंतर्गत आती थी, जॉन रसल कॉल्विन। और राजस्थान की शांति व्यवस्था देखते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अंतर्गत कुछ पॉलिटिकल एजेंट आते थे जो अलग अलग जगहों से राजस्थान की शासन व्यवस्था देखते थे। जैसे उदयपुर में थे कैप्टन सीएल सावर्स, जयपुर में थे विलियम ईडन, जोधपुर में थे मॉक मैसन, कोटा में थे मेजर बर्टन, भरतपुर में थे मेजर निक्सन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की प्रमुख सैनिक छावनियां थी नीमच, नसीराबाद, देवली, एरनपुरा, खैरवाड़ा और ब्यावर। इन छावनियों में प्रमुख सैनिक टुकड़े थी नीमच में फर्स्ट बंगाल कैवलरी, नसीराबाद में 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, देवली में कोटा कंटीजेंट, एरनपुरा में जोधपुर रीजन, खैरवाड़ा में मेवाड़ बील कोर, ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन। इसमें से मेवाड़ बील कोर और मेरवाड़ा बटालियन खैरवाड़ा और ब्यावर की छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। हमारा आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इससे जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड डायलॉजी ने। इसे पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने 26 जुलाई 1856 को। 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वायसराय बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। हमें लॉर्ड मेयो से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखने की जरूरत है। लॉर्ड मेयो, एक्चुअली मेयो एक तरह की उपाधि है, इनका नाम है रिचर्ड बॉर्के। लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में प्रायोगिक जनगणना प्रारंभ कराई गई, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित रूप से शुरू हुई। 1872 में कृषि विभाग तथा अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। कई बार ऑप्शन में लॉर्ड मेयो नाम नहीं देके रिचर्ड बॉर्के दिया गया होगा, इसलिए आपको उनका नाम याद रखना है, रिचर्ड बॉर्के। ओके, हम अगला सवाल देखते हैं। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। हमारा आंसर है चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1836 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। संधियों से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। सहायक संधियों का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। प्रथम चरण में जो सहायक संधियां हुई थी 1803-1804 के आसपास, वो संधियां कई कारणों की वजह से रद्द हो गई थी, तो ये संधियां आगे लंबे समय तक चल नहीं पाई थी। इस वजह से 1818 में चार्ल्स मेडकॉफ को राजपूत राज्यों के बीच संधियों पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था करौली 9 नवंबर 1817 और अंतिम राज्य था सिरोही 11 सितंबर 1823। पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत थी कोटा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासतें 1804 में उन्होंने धौलपुर रियासत बनाई, 1817 में टॉप को और 1838 में झालावाड़ को। झालावाड़ रियासत कोटा के 17 परगनों को अलग करके कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर लुडलो के सुझाव पर बनाएगी। ओके, हम अगला सवाल देखते हैं। हुटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। हुटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाई उपाध्याय के द्वारा की गई। हरिभाऊ उपाध्याय से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय एक गांधीवादी नेता थे। उन्होंने हुटुंडी अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल, गांधी आश्रम और महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। वो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज के साथ मिलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन किया था। 20 अप्रैल 1930 को अजमेर में उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। 1952 में वो अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने रहे। ओके, हमारा अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारतवर्ष में किया था। सही उत्तर है हमारा प्रताप। 1917 में प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में चर्चित कर दिया था। प्रताप समाचार पत्र के संपादक एवं प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से इसका प्रकाशन करते थे। ओके, हम इन समाचार पत्रों के कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान केसरी का प्रकाशन 1920 में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में अजमेर रद्दा से हुआ था। इसके संपादक एवं प्रकाशक थे विजय सिंह पथिक। आर्थिक सहायता इसमें जमनालाल बजाज ने दी थी। नवीन राजस्थान 1922। राजस्थान केसरी पर प्रतिबंध लगने के बाद राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पत्र नवीन राजस्थान के नाम से प्रकाशित होने लगा। उसी तरह जब नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लग गया तो यह तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित होने लगा।
हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कोट चुनिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। इसमें से दोनों कथन सही हैं। 2 जुलाई 1877 में महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी में सामंतों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी। सामंतों की आय के स्रोत सीमित होते जा रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी पुत्रियों के विवाह उच्च कुल करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। इस समस्याओं से निदान पाने के लिए उन्होंने महाराजा सज्जन सिंह के सामने अपना प्रस्ताव रखा और 2 जुलाई 1877 में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। इसका उद्देश्य था राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना और राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्चों को कम करना। हमारा अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? हमारा आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह ने। इससे जुड़े हम कुछ जरूरी फैक्ट देख लेते हैं। एरनपुरा छावनी के जोधपुर रीजन के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था। विद्रोह का नेतृत्व किया था सूबेदार मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलकाराम ने। इनका नारा था दिल्ली चलो मारो फिरंगी। सैनिकों ने इसके बाद माजी के पास खेरवा गांव में डेरा डाला था। यहाँ पर मारूका पाली के ठाकुर कुशाल सिंह ने एरनपुरा छावनी के सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया था। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। उसमें से पहला था बिथोड़ा का युद्ध। विद्रोहियों और अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हितकोट, कुशल राज सिंह भी, तख्त सिंह का सेनापति, जोधपुर का किलेदार अनार सिंह इस युद्ध में मारा गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध जो लड़ा गया था वो था चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। इसे गोरे कांडों का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें पैट्रिक लॉरेंस व मैसन की सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था और मैकमेसन का सिर काटकर अहुआ के दुर्ग पर लटकाया था। कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858 को अहुआ और एरनपुरा के सैनिकों को हराया था। अंग्रेज अहुआ ठाकुर कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा, जिसमें 10 सिर और 54 हाथ है, को अजमेर ले गए थे। पानी के बागर संग्रहालय में सुरक्षित है। और फिर हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चमरी कर लगाया था? सही आंसर है हमारा बिजोलिया। बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में चमरी कर लगाया था। चमरी कर में बेटी की शादी के अवसर पर जागीरदार को 13 रुपए देने होते थे। 1905 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसका उत्तराधिकारी बना पृथ्वी सिंह। उसने तलवारबंदी नाम से एक नया कर लगाया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारट को कारावास किया गया था? सही उत्तर है हमारा बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस 1915 में उत्तर भारत का प्रथम क्रांतिकारी प्रयास था। इसकी योजना बनाई थी गदर आंदोलन के पदाधिकारियों ने। इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे सचिंद्रनाथ सान्याल, प्रताप सिंह बारट, रविंद्रनाथ सान्याल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बनारस षड्यंत्र केस 1915 में प्रताप सिंह बारट के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें उनको सर एग्निनोल्ड क्रेडोक की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन क्रेडोक बच गया था। जोधपुर के असनाडा रेलवे स्टेशन पर प्रताप सिंह बारट गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें 5 साल की सजा दी गई थी। बरेली जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, जिससे उनकी 27 मई 1918 को बरेली की जेल में मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा सही उत्तर है मंगलूना गांव। कुछ जरूरी फैक्ट देखते हैं। 1883 में इनका जन्म हुआ था। 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है। जन्म इनका मंगलूना गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ था। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। 1921 से 1931 तक उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। 1932 हनुमानगढ़ में उन्होंने जाट विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। 1944 से 1956 के बीच में उन्होंने बीकानेर में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई थी। इसी वजह से उन्हें शिक्षा संत कहा जाता है। 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार ने इन पर 3 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। हमारा अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ? पहला स्मारक डाक टिकट 1949 में जारी हुआ था। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तारंगपुर युद्ध में मालवा शासक महमूद खिलजी को हराने के बाद चित्तौड़गढ़ किले पर विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ कुंभा की कृति का बखान करता है, इसलिए कृति स्तंभ भी कहता है। हमारा अगला सवाल है, मैणसर क्यों प्रसिद्ध है? मैणसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मैणसर झुंझुनू जिले का एक गांव है जहां पर हवेलियों में सोने की अनूठी चित्रकारी की गई है। भारतीय लोक कला मंडल का संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल का संस्थान उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल का संस्थान कठपुतली नृत्य के प्रचार प्रसार में संरक्षण के लिए किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में स्थित है। लोक कलाओं और कलाकारों को संरक्षण देने के उद्देश्य से देश भर में 7 केंद्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक उदयपुर में है। अगला सवाल है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? हमारा आंसर है झालरापाटन। झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला होता है, चंद्रभागा मेला होता है और गोमती सागर पशु मेला होता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन हाड़ौती का सुरंगा मेला के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, राज्य सरकार द्वारा यह मेला लगाया जाता है। और गोमती सागर मेला झालरापाटन में लगता है। सीताबाड़ी मेला 12 जिले में लगता है। यह हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? आंसर है हमारा नागौर। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोद्रवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। लोद्रवा एक जैन मंदिर है। ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है और जैसलमेर में स्थित है। महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। जैन शावक ध्रुवभाई पंसाली ने 1618 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। हमारा अगला सवाल है, सावधी नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस महाराणा का संरक्षण प्राप्त था? आंसर है हमारा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह का काल लघु चित्रकला का स्वर्ण युग था। उन्होंने चित्तौड़ की ओवरी का निर्माण कराया था, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। सावधान एक लघु चित्रकार थे। 1628 में उन्होंने संगीत में रागमाला की श्रृंखला, 1648 में भागवत पुराण पर एक श्रृंखला और रामायण युद्ध कांड के चित्र बनाए थे। पलकुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? आंसर है हमारा तेरताली।
फल्गुबाई कांवड़ जाति की महिला थी और तेरह ताली नृत्य कांवड़ जाति की बहुओं के द्वारा किया जाता है। ये लोक देवता रामदेव जी के मेलों और उत्सवों में किया जाता है। इसमें महिला अपने शरीर पर 13 मंजिलें बांधती है और यह बैठकर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा वाद्य यंत्र है बाकी तीनों से अलग है? आंसर है हमारा खड़ताल। मशक, शहनाई और अलगोजा तीनों सुशील वाद्य यंत्र है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? आंसर है हमारा रमजोल। रमजोल कलाई में नहीं पैर में पहना जाता है। अगला सवाल है हमारा, श्रीधर अंगारों को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? आंसर है हमारा देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली को डॉक्टर श्रीधर अंगारे के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। इसके प्रमुख चित्रकार थे बैजनाथ चोखा, बख्ता, कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद नेगा। यहाँ के चित्रकार चोखा एवं बख्ता के चित्रों पर अमेरिका में भी शोध हुआ है। अगला सवाल है हमारा, सम्मिलित कीजिए। इसमें केवल आपको अगर ये पता हो कि माता चारणों की कुलदेवी है, आपका सवाल अपने आप हल हो जाता, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑप्शन में करणी माता को चारणों से जोड़ा हुआ है। साकरे माता खंडलवाल जाति के लोगों की माता, आई माता सिरवी जाति के लोगों की माता और नारायणी माता नाई जाति के लोगों की माता है। अगला सवाल है हमारा, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। बातारी फुलवारी राजस्थानी लोक कथाओं का एक संग्रह है। यह 14 खंडों में बटा हुआ है। इसके लेखक है विजयनाथ देथा। अगला सवाल है हमारा, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा था। अगला सवाल है हमारा, गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? हमारा आंसर है गौड़ीय संप्रदाय। अगला सवाल है हमारा, जोधपुर का महामंदिर किनका उपासना स्थल है? आंसर है हमारा नाथ संप्रदाय। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें आप अगर ध्यान से देखते तो पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदायी से एसोसिएट किया हुआ है, लेकिन चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ना कि पृथ्वीराज विजय। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा आंसर है मिठेश निर्मोही। अगला सवाल है, भील जनजाति के पुरुष कमर पे जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खोयतू कहते हैं। अच्छा, वो भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहनने वाले घाघरे को कहते हैं। पोत्या भील पुरुषों द्वारा सिर को ढकने के लिए एक सफेद रंग का साफा होता है। 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहते हैं? हमारा उत्तर है कल्ला जी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हामिदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो वो थे सुहारवर्दी सिलसिले से ताल्लुकात रखते थे। आखिरी सवाल है हमारा, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की मस्जिद जालोर में स्थित है।